चलो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ये डिबेंचर का कंसेप्ट, वो भी अप्रोक्सीमेशन मेथड से। अब आज लिखिए आईआरआर मेथड। क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने 12A। ये जो एग्जाम्पल मैंने करवाया था ये क्वेश्चन नंबर 12A है बुक का। पहले करा दिया था? अच्छा ठीक है, तब ये एग्जाम्पल ही होगा, छोड़ो। चलो आगे फिर। लिखिए आगे, ऑल्टरनेटिव टू इसका नाम है आईआरआर मेथड। ऑल्टरनेटिव टू आईआरआर मेथड। नीचे लिखिएगा आईआरआर मेथड इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड in chapter टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आईआरआर को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो अब चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं आईआरआर मेथड पे। अच्छा बेटा, ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने किया है स्क्रीन पे देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल किया है, एग्जाम्पल कर देते हैं इसको, मान लो 1। तो 1 एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था अप्रोक्सीमेशन मेथड्स पे, अब करेंगे आईआरआर पे। लिखिए नीचे, सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 1 बाई आईआरआर मेथड। सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 1 बाई आईआरआर मेथड। अब जरा सब लोग याद करो आईआरआर का कंसेप्ट क्या था। इधर देखिए स्क्रीन पे, अगर हम डिवेंचर खरीद लें 1000 रुपए में, सॉरी 1000 रुपए में खरीद लें तो मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल तक। तो कितना मिलेगा? 1000 रुपए का 10%, 100 रुपए बेटा। तो 100 रुपए 10 साल तक मिलेगा। तो ये ऐसे नहीं होगा। अगर मैं 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं और लास्ट ईयर में 1000 की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। 1000 क्यों बेटा? क्योंकि क्या है? रिडीमेबल। क्या है? अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें एक रेट पे, और जिस रेट पे ये 900 के बराबर आ जाए, यही तो होता था ना आईआरआर। इधर देखो स्क्रीन पे देखो, बताओ कितने का डिवेंचर आपको मिल रहा है? 1000 रुपए का। आज कितने का चल रहा है मार्केट में? 900 रुपए का। तो अगर हम 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? इसका 10% 10 साल तक, फिर 10वें साल मुझे फिर मेरे 1000 रुपए वापस हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला था, जो कुछ मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे आज की वैल्यू के बराबर आ जाएगी, उसी रेट को क्या बोलते हो? आईआरआर। तो अब रेट तो पता है नहीं, तो आपको खाली समझाने के लिए लिख दिया 1 प्लस के डी, 1 प्लस के डी की पावर 2, 1 प्लस के डी की पावर 3, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया इसको बेटा। और आखिरी में यहां आ जाएगा 1 प्लस के डी की पावर में 10, 1 प्लस के डी की पावर में 10। तो ये तो समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन अब आईआरआर हम लोग निकाल सकते हैं। बताओ मुझे आईआरआर निकालने के लिए क्या क्या करते थे? नंबर 1, हाँ आर क्या लेते थे? अरे एक लोअर रेट लोगे, एक हायर रेट लोगे, दोनों पे एनपीवी निकालोगे। बताओ यहां लोअर रेट क्या ले? 10।
देखो 10 लोग 10 सही भी है, लेकिन एक बार तो सवाल लगा चुके हो ना, आया कितना है? तो एक 10 ले लेते हैं, एक 12 ले लेते हैं, दोनों के बीच में गैप जितना कम होगा आंसर उतना एक्यूरेट आएगा। पता है ना अपने लोग को। चलो निकालो 10% पे। तो यहां लिखा लेट के डी इक्वल्स टू 10%, तो एनपीवी हो जाएगी 100 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% पे 10 साल के लिए, प्लस 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% पे 10 ईयर, माइनस 900। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 100 इंटू 6 पॉइंट, नहीं बेटा कुछ और है, ठीक है 6.14, ठीक है 6.14, 3 डिजिट बोला था ना मैंने, हमेशा 3 डिजिट लेना है, ठीक है। और प्लस 1000 इंटू ये देखो कितना आएगा 0.332386, और इसमें से माइनस करोगे 900, तो ये आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद 614.5 प्लस 386 और माइनस 900 100.50, यही आ रहा है, चेक करो। अब फिर निकालेंगे लेट के डी बराबर 12%, तो एनपीवी हो जाएगी 100 रुपए का पीवीएएफ 12% पे 10 साल के लिए, प्लस 1000 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 10 साल के लिए, माइनस 900, तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 11 पॉइंट, कौन सा पीवीएफ? गलत है बेटा, कुछ और देखो। 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीटी 5.650 प्लस 1000 इंटू 0.322, और इसमें से माइनस कर देंगे 900 रुपए, तो ये आ रहा है माइनस का 13, माइनस का 13। चलो अब बेटा निकालते हैं जैसे हम लोग आईआरआर निकालते थे। अब आपने पढ़ा था आईआरआर का फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाई एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट माइनस लोअर रेट लिया है 10% का, और ये वाली एनपीवी आ गई 100.50 डिवाइडेड बाई 100.50 माइनस 13, और ये आ जाएगा 12 माइनस 10, 12 माइनस 10, तो 10 प्लस 100.50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 113.5, तो 10 प्लस 1.77, तो यह आ गया 11.77%। 11.77%।
तो ये हम लोगों ने निकाला आईआरआर मेथड से, इससे पहले निकाला था एनपीवी मेथड से। ठीक है। डन बेटा? अच्छा, अब देखो एक चीज आ तो आंसर गया है, अब एक चीज पे तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, तो जरा मैं बताता हूं। अब 2 मिनट सब बच्चे पूरे फोकस के साथ सुनोगे। देखो आंसर तो आ गए, इससे एग्जाम में पास भी हो जाओगे, लेकिन अब ये समझ लो जरा सा, ये बताओ इससे कितना आंसर आया था पिछले मेथड से? सवाल तो यही था ना, 11.58, और इससे कितना आ रहा है 11 पॉइंट। ठीक ठाक फर्क है भाई, 11 पॉइंट 11.5 और फर्क है ना बेटा, अच्छा खासा। मान लो मैं इसको इतना मान लो, तब भी 0.20 का फर्क है। ठीक है। अब सवाल उठता है सर ये ऐसे क्यों आता है, इतना ज्यादा फर्क क्यों आता है? तो देखो मैं उसका लॉजिक बता रहा हूं, सब बच्चे देखो। और इसी वजह से आईआरआर मेथड को आजकल आपका इंस्टीट्यूट प्रायोरिटी दे रहा है। सारे सवाल इससे लगते हैं। एक समय था जब इसका मॉड्यूल में जिक्र नहीं होता था, ये खाली कैपिटल बजटिंग में आता था, इसी से सारे सवाल लगते थे। देखो अब मैं लॉजिक बता रहा हूं, जरा बताओ मुझे, सब बच्चे इधर देखो, बताओ पिछले मेथड का फॉर्मूला ये था बेटा, पिछले मेथड का फॉर्मूला ये था। अभी मैं बताने जा रहा हूं फर्क क्यों आ रहा है। बताओ ये क्या चीज है? मैच्योरिटी वैल्यू। क्या चीज? मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब हमने आज डिवेंचर खरीदा, मैं यही डायग्राम बना रहा हूं देखना, मैंने आज डिवेंचर खरीदा तो आज 1000 रुपए में मुझे मिलेगा, मुझे 100 रुपए पहले साल, 100 रुपए दूसरे साल, 100 रुपए तीसरे साल, ऐसे करते करते 10वें साल तक 100 रुपए मिलेगा, और 10वें साल 1000 रुपए मेरे और मिलेंगे। तो ये जो 1000 मिलेगा यही क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू है। तो हमने 1000 लिखा है। बोलो बेटा। अच्छा अब मुझे बताओ ये आईआरआर कब निकाल रहे हो, आज या 10 साल बाद? तो आज बेटा इसको 1000 लेना उचित है, आज इसको 1000 लेना उचित है। 1000 तो 10 साल बाद है ना, आज तो कुछ और ही होगा। तो ये देखो उचित, यहां तो हमने इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली ना, समझ आया? यहां तो हम इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इसी वजह से वो थोड़ा सा गैप आता है। अब बताओ ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? आईआरआर वाला ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि उस 1000 की भी हम प्रेजेंट वैल्यू देख लेते हैं, जबकि उसमें क्या है, ये मान के चल रहे हो कि वहां मिलेंगे, अरे वहां 1000 मिलेंगे, तो वहां का 1000 आज के कितने के बराबर है, ये भी तो निकालना है ना हम लोग को। ठीक है, ये बेटा फर्क है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। बात समझ में आई? और बताऊं एक चीज, सुनना चाहो तो, ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया सुनोगे? चलो, लेकिन बस ज्ञान के लिए, ये सब कहीं लिखना पढ़ना नहीं है, समझ लो। ये देखो ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया, कैसे, क्या लॉजिक है इस फॉर्मूले को बनाने का, केडी निकालने का मतलब क्या है? तो बेटा देखो इसका एक ही फॉर्मूला है। मुझे बताओ जरा सब लोग, मैंने 1 लाख का लोन लिया, सब लोग ध्यान से सुनना, मैंने 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया बेटा, और उस पे मैंने 10,000 एक्स्ट्रा पे किया, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? बोलो। 1 लाख का लोन लिया और 10,000 का इंटरेस्ट पे किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है? इधर देखो मेरी तरफ, ये कैसे आता है? हमने न्यूमरेटर में इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट का मतलब होता है व्हाट आई पेड। बोलो, यही तो हुआ ना। और इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट आई गॉट, व्हाट आई रिसीव्ड, यही तो मतलब है। तो वही यहां पे लिखा है। अब ध्यान से सुनना, बताओ मैंने डिवेंचर इशू किया, आप लोगों ने खरीद लिया, तो मैं आपको क्या दूंगा? नंबर 1 ब्याज दूंगा, बोलो, ब्याज दूंगा, और ये पैसा एक्स्ट्रा दूंगा। ये पैसा क्या है? देखो समझना यहीं पे, देखो मैंने जो डिवेंचर मेरा जो डिवेंचर, ये देखो मैंने आपको डिवेंचर दिया बेटा, मैंने आपसे लिए 900 रुपए, लेकिन दूंगा आपको कितना? 1000 रुपए। अरे आज मार्केट वैल्यू कितनी है? तो आप बाजार में खरीदोगे तो कितने का पड़ेगा? 900 का, और मैं दूंगा आपको कितना? 1000। तो 100 रुपया मैंने और दिया एक्स्ट्रा,
और ये कितने दिन में दूंगा? 10 साल में। तो मैंने इसका एवरेज निकाल लिया, तो हर साल 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, समझ आए? और इसी के नीचे लिखते हैं मुझे जो मिला, मुझे जो मिला, क्योंकि ऊपर एवरेज लिखा है भाई, 10 से डिवाइड करने का मतलब एवरेज हो गया ना, तो नीचे भी क्या लिखा है? एवरेज। नीचे भी लिखा है एवरेज। एवरेज क्या? मैंने जो आपको दिया, क्या दिया बेटा आपको? ये देखो, ये 900 का मार्केट प्राइस था, मतलब नीचे हम लिख रहे हैं हमें क्या मिला। शेयर का प्राइस कितने का है? सॉरी, B0 है 1000 का, मार्केट वैल्यू, मैच्योरिटी 900 ये है, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए, डिवाइडेड बाई 2। तो फिर से बता रहा हूं, लॉजिक क्या है? व्हाट आई पेड वो न्यूमरेटर में लिखा है, एंड व्हाट आई रिसीव्ड वो कहां लिखा है? डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में हमने क्या क्या दिया? इंटरेस्ट दिया और 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि कस्टमर से कितने लिए? 900, वापस कितने किए? 1000, तो कितने दिए? 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए, कितने दिन में? 10 साल में। तो हर साल 10 रुपए एक्स्ट्रा। अब ऊपर एवरेज लिखा है, तो नीचे भी हमने एवरेज लिखा। एवरेज किस किस चीज का? हमें जो मिला, हमने जो लौटाया, उसका एवरेज। तो इसी से निकल के आता है हम लोग का ये फॉर्मूला। अब बताओ फिर से, कितने मेथड हुए डिवेंचर की कॉस्ट निकालने को? बोलो सब लोग, कौन कौन सा? कौन कौन सा? अप्रोक्सीमेशन मेथड और आईआरआर मेथड। कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? आईआरआर मेथड। तो कौन सा एग्जाम में लगा के आओगे? हमेशा आईआरआर मेथड। जब क्वेश्चन कहेगा तब भले हम किसी और मेथड पे स्विच करें, अदरवाइज हम आईआरआर मेथड ही सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा जरा बताओ इधर, हम लोगों ने जो सवाल लगाया है बेटा, उसमें डिवेंचर कितने का था? डिवेंचर कितने का है? अभी अभी जो किया है 900 का। इधर देखो, डिवेंचर कितने का है? 900 का। तो हम इन्वेस्ट कितना करेंगे? 900। पहले साल कितना मिलेगा? 100 रुपए। अरे इंटरेस्ट ही तो मिलेगा। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? थर्ड ईयर कितना मिलेगा? फोर्थ ईयर कितना मिलेगा? फिफ्थ ईयर भी मिलेगा 100 रुपए। अब इसी में नेक्स्ट फिर से 100 रुपए, फिर इसी में ऐड कर दिया 100 रुपए। कितने दिन तक का था? 10 साल। फिर से 100 रुपए और फिर ऐड कर दिया, तो ये आ गया फिर से 100 रुपए, फिर ऐड कर दिया, फिर से 100 रुपए और फिर ऐड कर दिया। आखिरी में 1000 भी तो अपना वापस हो जाएगा, हो जाएगा ना? या ऐसे करते हैं, ये क्योंकि 11th ईयर में ले लेगा, तो मैं इसको ऐसे 1100 ना कर दूं, तब भी तो बात बन जाएगी ना। 1100 कर दिया, ठीक है। और अब अगर मैं इसमें निकाल दूं आईआरआर, तो कुछ और ही क्या नहीं लिया? अच्छा 1100 नहीं लिया, ठीक है। 1100 आईआरआर आई बात समझ में? अब बताओ कौन सा करेक्ट है? जो सेकंड वाला किया। तो हमेशा एग्जाम में ऐसे ही करोगे। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। तो ये हमने पढ़ा केडी। कितने कंसेप्ट कर लिए हम लोगों ने? 7। चलो 8 कंसेप्ट लिखो बेटा। देखो 8 कंसेप्ट से पहले कुछ लिख लो, पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू रिमेंबर लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, इन एग्जाम एनी वन ऑल्टरनेटिव can be used if question is silent. In exam, any one alternative can be used if question is silent. Next.
always there will be minor difference in both alternative point third, out of two alternative, IRR technique is best as it is based on time value of money concept, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट। आगे लिखिए, समटाइम्स PVAF and PVF table values are given in exam question. Then in such question, we always use IRR technique. Point 5. If question ask us to calculate IRR, to calculate KD by yield to maturity approach, then we must use IRR technique. If tax rate is given, in question, then we must use interest after tax. Interest after tax. डन। चलो अब मेरी तरफ देखो, एक एक कंसेप्ट ध्यान से सुनो। देखो बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे डाउट आता है, क्लियरिटी नहीं रहती, तो क्या क्या करना चाहिए। अब बताओ कितने मेथड हैं केडी निकालने के। पहला अप्रोक्सीमेशन मेथड, दूसरा IRR मेथड। तो हम कैसे कौन सा लगाएंगे एग्जाम में? आंसर तो दोनों से आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैंने सारी बातें लिखवा दी। पहला, इन एग्जाम एनी वन ऑल्टरनेटिव कैन बी यूज्ड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम जो मर्जी वो लगा दें, लेकिन क्वेश्चन का बताने का भी तरीका है। क्या? ये वाला देखो, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है तो लिखा नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट हिंट है। कौन सा मेथड लगाओ? IRR। उसी में तो जरूरत पड़ेगी उसकी।
समझे? फिर आगे अगर क्वेश्चन में लिखता है कि यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच से सवाल लगाओ, किससे बेटा? तो अब हम लोग के स्टडी मैट में इस आईआरआर टेक्निक का नाम क्या लिखे हैं? यील्ड टू मैच्योरिटी। इसका नाम आईआरआर केवल कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में है, बाकी हर जगह यील्ड, मतलब इस चैप्टर में यील्ड टू मैच्योरिटी। तो जब लिखा होगा यील्ड टू मैच्योरिटी तो कौन सा लगाओगे? आईआरआर मेथड। ठीक है, अब आगे जरा 1 मिनट स्क्रीन पे देखना। ये जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था आपने, पहला, इसमें ये इंटरेस्ट लिखा है, लिखा है, और उसके बाद मैंने कहीं जरूर लिखवाया होगा कि अगर इंटरेस्ट हमें दिया हो, ये यहां लिखवाया था ना, ये फॉर्मूला बना था इंटरेस्ट अपॉन B0। फिर मैंने कहा था अगर सवाल में टैक्स दिया होगा तो हमेशा इंटरेस्ट कैसे लिया जाएगा? आफ्टर टैक्स। कैसा लिया जाएगा? वही बात मैंने फिर से लिखवा दी कि गड़बड़ ना करो। इफ टैक्स रेट इज गिवन इन क्वेश्चन देन वी मस्ट यूज इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। और बेटा 2 बातें और, हमेशा दोनों मेथड में माइनर डिफरेंस आएगा, और दोनों में से टेक्निक में से कौन सी ज्यादा अच्छी है? आईआरआर ज्यादा अच्छी है। अब यहां पे आके हम लोग का केडी खत्म हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट कौन सा बताया था बेटा? 8। चलो कंसेप्ट 8 से पहले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये हो गया तुम लोग का? अच्छा, क्या कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे खुद से? जरा इधर देखना है स्क्रीन पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 9A करना है, एक बार पहले देख लो, एक बार पढ़ लो। 9A विजिबल है? नाइन ए पढ़ लिया? अब बताओ कैसा है, रिडीमेबल की इरेडीमेबल? रिडीमेबल। अच्छा, रिडीमेबल कितने तरीके से लगेगा? कौन कौन सा? आईआरआर और, अच्छा ये सवाल किससे लगना चाहिए? मान लो एग्जामिनेशन पेपर लेके बैठे हो, अप्रोक्सीमेशन से। क्यों? यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर नहीं दिया है। ठीक है, तो अब सुनो क्या करने वाले हैं। ये सवाल में 3 केस हैं और 2 तरीके से लगेगा। ध्यान से मेरी बात सुना, देखो क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट, ये यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, तसल्ली से देखना, आधा आपसे करवाऊंगा आधा मैं करूंगा। A company issues 10 lakh 12% डिवेंचर ऑफ 100 each. डिवेंचर आर redeemable आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 7 year। बेटा ये redeemable किस पे तो दिया ही नहीं, पार प्रीमियम डिस्काउंट। क्या मानेंगे? ऑलवेज एट पार। फिर कहता है द कंपनी इज 35% टैक्स ब्रैकेट। अब बताओ इंटरेस्ट कब लोगे, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स? फिर सुनोगे रिक्वायर्ड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, बताना है कॉस्ट ऑफ डेट। बेटा आधा मेरा टाइपिस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, यहां पे आएगा डेट। ये पहला ना, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। और फिर दोबारा है इफ ब्रोकरेज इज 2%, तब डेट क्या होगी? मतलब पहले में ब्रोकरेज नहीं है, दूसरे में ब्रोकरेज है। तो जब ब्रोकरेज नहीं है तो मैं चाहता हूं कि आप निकाल के बताओ। और बेटा इस क्वेश्चन में हो गया है गड़बड़, 3 है ना बेटा, पार प्रीमियम डिस्काउंट। देखो जरा, ठीक है, रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम कितना है, डिस्काउंट कितना है, 10%। तो सुनो इधर देख लो, पहले इस जो मैंने काट दिया ये भूल जाओ, ठीक है। अब 3 कॉस्ट निकालनी है, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट, और प्रीमियम और डिस्काउंट का रेट है 10%। पार वाला निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेशन मेथड से, पार वाला निकाल दोगे? चलो शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 9A। मैं करवाऊं या खुद से हो जाएगा? चलो देखो, अप्रोक्सीमेशन मेथड, फॉर्मूला बताओ। इंटरेस्ट, इसमें टैक्स दिया है इसलिए 1 माइनस टैक्स रेट कर दिया है ना,
प्लस आगे बोलो मैच्योरिटी वैल्यू, फिर नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2। चलो लिखो वैल्यू। सबसे पहली बारी आई इंटरेस्ट की, जरा स्क्रीन पे देखिए। 100 रुपए का डिवेंचर है, 12% का इंटरेस्ट है, तो 12 रुपए हुआ बेटा। 12 एक पे, लेकिन डिवेंचर तो कई है ना। इधर देखो 10 लाख का डिवेंचर है ना, और 100 रुपए का एक है, तो 2 जीरो कट गया। 10,000 डिवेंचर है ना, 12 रुपए का एक पे, तो इस पे कितना आएगा? 1,20,000। 1,20,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट 35% का है। रिडीमेबल वैल्यू वही 10 लाख ही होगी, क्योंकि जब कुछ नहीं सवाल में लिखा होता तो रिडीमेबल एट पार होता है। और नेट प्रोसीड मुझे कौन बताएगा नेट प्रोसीड कितना है? क्या होता है नेट प्रोसीड? लिखना बंद करो, मेरी तरफ देखो। नेट प्रोसीड क्या होता है? जब हम लोन लेते हैं तो जो हमें मिलता है वही नेट प्रोसीड्स है। मैंने क्या बताया था? 1 लाख रुपए का लोन लोगे तो 5,000 काट के देंगे, तो जो मिला वही तो कर पाओगे। अब बताओ, जब जो काट दिया है उसमें ब्रोकरेज है ना, जो नहीं काटा उसमें तो ब्रोकरेज नहीं है। बोलो बेटा। तो इसका मतलब 10 लाख के पूरे 10 लाख मिल जाएंगे ना, तो नेट प्रोसीड भी हो गया 10 लाख। डिवाइडेड बाई 10 साल, 10 ही साल तो है, कितना है? 7, सॉरी। और डिवाइडेड बाई 10 लाख प्लस 10 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 78,000 तो ये आ गया। इधर वाला जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। 20 का आधा, नीचे 10 लाख आ गया, फिर तो ये आ गया 7.80%। %7.80%। और यहां लिखना है, हमने आंसर निकाला इशूड एट पार का। इशूड एट पार का। डन हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट अब करेंगे इशूड एट डिस्काउंट। स्पीड बढ़ाओ बेटा। इशूड एट 10% डिस्काउंट। फॉर्मूला वही है, केडी बराबर इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट मैच्योरिटी वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ। मैच्योरिटी वैल्यू नेट प्रोसीड्स अपॉन 2। इंटरेस्ट निकाला था अभी 12,000 का, 1 माइनस टैक्स रेट मैच्योरिटी वैल्यू 10 लाख। नेट प्रोसीड कितना था बेटा? 9 लाख। अब की 10% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपए वाला डिवेंचर कितने में दोगे? 90 रुपए में 90 में दोगे ना, तो अब 90 लाख हो गया। 9, हाँ ठीक, 9 लाख। गलत लिखा है इसमें? सही है, इधर उधर हो गया। अब ये डिवाइडेड बाई 7 ईयर और डिवाइडेड बाई 10 और 9, 19 का आधा। $78,000 प्लस 14 285.71 अपॉन ये हो जाएगा 19 का आधा, 9.5। सही है।
9 नहीं है। पार वाला खुद से करोगे, मैं फ्रीज कर रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए फटाफट। एग्जाम में इन सब के लिए मुश्किल से 1 मिनट मिलता है। प्रीमियम वाला, सॉरी। ठीक है, चलो प्रीमियम वाला खुद से करो। प्रीमियम था बेटा कि नहीं था, एक बार देखो जरा, उसमें बुक में देखो। है? चलो प्रीमियम वाला करो। हाँ बेटा 10%। फटाफट। कितना है? 6.068। सबका ही आ रहा है? 6.068 को यही लिखना चाहिए, कुछ और लिखना चाहिए? 07। तो हमेशा ऐसे आंसर बताओगे। चलो मैच करो, क्वेश्चन स्क्रीन पे। 6.068 को 6.07 लिखना है ना? हो गया? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 2% की अगर ब्रोकरेज होगी तो उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? नेट प्रोसीड्स में 2% से कट जाएगी। नेट प्रोसीड कितनी थी? 10 लाख। 10 लाख में से 2% घटाओ जरा, 9 लाख। समझ आए? यही फर्क पड़ेगा। तो अब तीनों पे निकाल के बताओ, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, जब ब्रोकरेज है 2% का। चलो मैं भी कर रहा हूं, अगर दिक्कत है तो। खुद से करो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं यहां कर ही रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ केडी when brokerage is 2% issued at par. इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स की जगह डायरेक्ट लिख दिया बेटा 78,000, क्योंकि 3 बार लगा चुके हैं ऑलरेडी।
8 पॉइंट कौन सा हुआ ये पार वाला? ब्रोकरेज में शायद पार पे ही निकालना था। हाँ, ब्रोकरेज में खाली पार पे निकालना है बेटा, तो हो गया। हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग आईआरआर से करते तो आंसर सेम आता कि मतलब थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफर करता, बाकी वही आता कि नहीं आता? डन। अब इधर देखो मेरी तरफ, सिर्फ चेक कराने के लिए, ये जिसमें ब्रोकरेज है ये वाला, यही अगर यही हम किससे निकालें आईआरआर से, तो इससे क्या आसपास आएगा? क्या क्या रेट लोगे? दो। पहला लोअर रेट क्या लें? अरे 8 ले लो ना, 8.17 तो आ ही रहा है, तो लोअर 8 ले लो, अपर 9 ले लो, हो गया। वो तो आंसर पहले ही बताया ना हम लोग को, हम लोग तो क्रॉस चेक कर रहे हैं। चलो शुरू करो, लगाओ फटाफट जल्दी से लिखो सॉल्यूशन बाय आईआरआर मेथड। आईआरआर में क्या था? अगर ये डिवेंचर हम खरीदेंगे तो 9,80,000 मिलेगा। क्यों 9,80,000 मिलेगा? 2% की ब्रोकरेज कट गई ना, और भविष्य में क्या मिलेगा? 78,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1,20,000, लेकिन 35% टैक्स कट जाएगा ना, तो अपनी पॉकेट में कितना आएगा? 78। 78 आएगा कितने दिन तक? 7 साल तक, और 7वें साल वो पैसा भी वापस। ये इक्वेशन बनती है आईआरआर में। तो अब ऐसे कर लिया, लेट के डी बराबर 8%, तो एनपीवी होगी 78,000 इंटू पीवीएफ एट द रेट 8%, 7 ईयर, प्लस 10 लाख, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8%, 7 ईयर, माइनस 9,80,000।
यही आई एनपीवी, बोलो 8% पे यही आ रही है। जल्दी करो बेटा। पूछो, कोई डाउट आ रहा है? कहां बेटा? ये कुछ और आ रहा है? 9068 डिवाइडेड बाई 49494। कितना हो रहा है? 0.18। तो 8.183%। पिछले में कितना आया था? वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। 17 था, यहां 18 है। ठीक है बेटा, आ गया? तो यहां पे आके केडी खत्म हो गया। आगे बढ़े।
चलो अब बेटा पढ़ना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हेडिंग बनाइए। कंसेप्ट नंबर 8 हो गया कॉपी? कंसेप्ट नंबर 8 कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर केपी। सिचुएशन 1, when preference shares are irredeemable, when preference shares are irredeemable, लिखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है डिविडेंड डिवाइडेड बाई केपी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो केपी हो जाएगा डिविडेंड डिवाइडेड बाई where PSC0 equals to market price of preference share dividend should be taken dividend should not be taken after tax if life of debenture if life of preference share is missing, we assume it as irredeemable. ठीक है, चलो अब सामने देखो फिर क्वेश्चन करें। बेटा आप देखो इधर स्क्रीन पे देखिए, ये बताओ अभी जो हम लोगों ने पढ़ के जो खत्म किया वो कौन किस चीज की कॉस्ट थी? कॉस्ट ऑफ डेट
यही था ना, डेट में लोन हो गया और बॉन्ड हो गया, सब कुछ हो गया। अब बताओ ये कितने टाइप का था, कितने टाइप का था, कौन कौन सा? इररिडीमेबल। अच्छा अब बताओ जरा, इसकी इररिडीमेबल और इररिडीमेबल जब पढ़ा था तो इसका फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, यही तो था। अच्छा अब बताओ, अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया होता था तो हम लोग क्या करते थे? इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड, ऐसे करते थे। अब फोकस करना, अब क्या पढ़ने जा रहे हो? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप का होता है? रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो अब ये बताओ, जैसे हम डेट पे इंटरेस्ट देते हैं वैसे प्रेफरेंस शेयर पे प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। जैसे इंटरेस्ट यहां देते हो वैसे यहां क्या दोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। और जैसे यहां नेट प्रोसीड होता है वैसे यहां भी क्या होगा? नेट प्रोसीड। जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो उसकी भी तो कुछ कॉस्ट आती है, उसमें भी तो अंडर राइटर आएगा, उसके भी तो कुछ इशू एक्सपेंसेस होंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बराबर है। समझ आए? तो जैसे ये था बेटा, एग्जैक्टली वैसे ये कंसेप्ट है। बात समझ में? अब अगर टैक्स रेट नहीं दिया होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब बताओ, टैक्स रेट दिया होगा तो तब भी ऐसे ही लिखेंगे। प्रेफरेंस का डिविडेंड टैक्स देने के बाद जाता है। प्रेफरेंस का डिविडेंड टैक्स देने के, मालिक की पेमेंट कब होती है? टैक्स देने के बाद। समझ आए? तो चाहे टैक्स रेट दिया हो चाहे मत दिया हो, हम काम करेंगे ऐसे ही। समझ आई बात? अच्छा अब अगली बात, ये सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया? ये देखो, आपने पढ़ा था मुझसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कंसेप्ट नंबर 10। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट नंबर 10, वहां एक एक चीज प्रूव करके प्रॉपर दिखाई थी। ठीक है, तो हाँ बेटा देखो, जब हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर में कॉस्ट निकाली थी प्रेफरेंस शेयर की, तो हम लोगों ने ऐसे ही फॉर्मूला लिखा था। अभी ढूंढना पड़ेगा इसमें। फिलहाल जो मैंने अभी बताया इससे समझ गया होगा ना। जैसे ये इसमें डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है अगर इररिडीमेबल है, तो वैसे इस पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो जैसे यहां इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड था, यहां क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। और टैक्स रेट दिया हो चाहे ना दिया हो, यही फॉर्मूला होगा। क्यों यही होगा? यहां देख लो, अभी आगे पढ़ोगे। कोई कंपनी पहले सेल करती है, वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट कर देगी तो बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी बेटा, यहां से फिक्स्ड कॉस्ट की पेमेंट करेगी तो बचेगा ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इंटरेस्ट दे देंगे तो बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से टैक्स दे देंगे तो क्या बचेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब यहां से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दिया जाता है और जो बचता है उससे इक्विटी का डिविडेंड दिया जाता है। तो इनकी पेमेंट कब होती है? समझ आए? अगर एफएम से समझना चाहो, अकाउंट से समझना चाहो, तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल से क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन में, फिर वहां डिविडेंड पे होती है। और आप टैक्स देते हो पीएल वाले नेट प्रॉफिट पे, ना कि एप्रोप्रिएशन वाले पे। समझ आए? तो डिविडेंड हमेशा किससे देते हो? आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट से। तो इसमें कोई फायदा नहीं है, टैक्स बचने उचने का कोई चांस नहीं है। तो हमेशा हम लोग इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। बात समझ में आई? अब बताओ, एग्जैक्टली वैसे ही नहीं हो गया बेटा? बोलो। तो डायरेक्ट सवाल लगा सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4A स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 4A पढ़ लो, फिर शुरू करते हैं। इफ द रिलायंस एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक 100 पर शेयर with expected dividend 12 at the year end of 1, flotation cost is 3%, what would be the preference share? बताओ, डिविडेंड कितना दिया? 12 रुपए का। फ्लोटेशन कॉस्ट 3 रुपए की है, तो 100 रुपए का जब हम इशू करेंगे 3 रुपए कट जाएगा, हमें कितना मिलेगा?
तो नेट प्रोसीड कितना हो गया, चलिए निकालते हैं। केपी इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड। 12 रुपए का डिविडेंड है, 100 माइनस 3, 12 डिवाइडेड बाई 97, 12.37%। ठीक है, कैसे पता चला ये इररिडीमेबल है, कौन बताएगा? लाइफ मिसिंग है, लाइफ होगी तो रिडीमेबल, नहीं होगी तो ठीक है। अब आगे चल रहे हैं। अच्छा 2 मिनट सुन लो, अब क्या पढ़ाने चल रहा हूं, क्या पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक? कॉस्ट ऑफ कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा, कौन सा पढ़ लिया, क्या बचा है? इररिडीमेबल पढ़ लिया, रिडीमेबल बचा है। तो जैसे यहां 2 मेथड पढ़ा था, अप्रोक्सीमेशन और आईआरआर, तो वैसे ये भी होगा ना, अप्रोक्सीमेशन और सेम ही तो है बेटा। उसको भी पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, किसी भी रिडीम कर सकते हो, समझ आए? तो बस लिखेंगे और फटाफट सवाल लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मोर और लेस वैसे ही है। लिखो सिचुएशन 2, सिचुएशन 2, कैलकुलेशन ऑफ cost of preference share when shares are redeemable। लिखिए जस्ट लाइक cost of debt, we have two approaches। पहला अप्रोक्सीमेशन, दूसरा आईआरआर। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला आपको पता है, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। चलो अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला बताओ। इंटरेस्ट की जगह क्या आ जाएगा? डिविडेंड। डिविडेंड फिर बताओ, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई एन, और डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही तो होगा जब टैक्स रेट नहीं है। अगर टैक्स रेट है तब क्या हो जाएगा? तब भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि डिविडेंड हमेशा कैसे देते हो? आफ्टर टैक्स। दूसरा आईआरआर मेथड, बोलो फॉर्मूला बोलो आईआरआर मेथड का। लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट माइनस इंटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। सब कुछ ऐसे ही है। तो अब डायरेक्ट सवाल लगाएंगे।
हो गया? लिख लिया? चलो अब इधर देखो। अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की जरूरत होगी, क्वेश्चन आपसे खुद लगना चाहिए। पहला सवाल बेटा, पहला सवाल तसल्ली से पढ़ लो, मैं रीड करा देता हूं। प्रेफरेंशियल लिमिटेड इशूड 30,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी? रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी? 110। ठीक है, आगे। आफ्टर 20 ईयर्स मैनेजमेंट इशू मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वर्थ 30,000। अब बताओ प्रेफरेंस शेयर से मिलेगा कितना पैसा? 30,000 इंटू 100, 30 लाख। बोलो, और 30,000 उसमें से कट जाएगा, इशू एक्सपेंस हुआ, तो नेट प्रोसीड 27,29,27,70,000। ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ दे वर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, issued at par, KP equals to dividend plus maturity value minus net proceeds divided by life, whole divided by 30,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपए का एक, उसका 15%, ये तो हो गया डिविडेंड। और मुझको बताओ मैच्योरिटी वैल्यू कितना लो, जरा एक बार देख लो, क्वेश्चन देख लो। पहले केस में बताओ मैच्योरिटी कितना ले? कितना? मैं पूछ रहा हूं वो नेट प्रोसीड्स कितना ले, तो मैच्योरिटी वैल्यू पहले बताओ। पहले केस में 33 लाख, यहां लिखा है ना, पहले लिख दिया है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, ये तो इशूड एट पार है ना, ऐसे गलत होता है? इशूड एट पार है, रिडीमेबल तो हमेशा प्रीमियम ही रहेगा। अरे ये इशूड एट पार है, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट है, तो इससे क्या बदलेगा? नेट प्रोसीड बदलेगा, रिडीमेबल वैल्यू तो वही रहेगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमेशा होगा 33 लाख। आगे नेट प्रोसीड, कौन बताएगा? नेट प्रोसीड 29,70,000। डिवाइड लाइफ कितनी बेटा? 20 ईयर अपॉन 33 लाख,
16,500। ये नीचे डिनोमिनेटर ठीक है। ऐसे काम करना है। चलो हो गया ये सबका। आगे बढ़ो नेक्स्ट। स्क्रीन पे देखो, ये तो हमने किया इशूड एट पार। अब दो दो करने हैं प्रीमियम डिस्काउंट। चलो अब करते हैं इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट 10% प्रीमियम। नेट प्रोसीड कितना है सेकंड वाले में? ये 1500 आएगा क्या? अगला है इशूड एट डिस्काउंट 10%। ये है ना? नेट प्रोसीड हम लोगों ने ऐसे निकाला है। हाँ माइनस होगा ब्रुक। तो 100 रुपए का 2% निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। हाँ
क्या ये क्वेश्चन आईआरआर से लग सकता था? आईआरआर से लग सकता है? बिल्कुल लग जाएगा। अब बताया तो मैंने, दो टेक्निक है ना, एक अप्रोक्सीमेशन, दूसरा तो सवाल अगर कहेगा तो लगा देंगे, नहीं कहेगा, जैसे इसमें पीवीएफ नहीं दिया है तो हमने ऐसे कर लिया, आप चाहें तो कर लें। लोअर रेट क्या लोगे? 15 ले लो, और फिर लोअर 16 ले लो, और हायर 17। आंसर पता है ना, 16.13 आ रहा है। बोलो, तो दो रेट लेना होगा, तो जितना कम होगा उतना बढ़िया है। तो लोअर 16 ले लो, हायर 17 ले लो। मैंने क्या पढ़ाया था आईआरआर में, जितना कम गैप होगा उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। जब पता है तो ऐसे करो, नहीं पता होता तो अंदाजे लगाते। ठीक है, तो आईआरआर से करना ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ये लिखवा दूं, ये 32,70,000 कैसे आई थी? ये वाले, ये नेट प्रोसीड कैसे निकाला था? ये वाला नेट प्रोसीड कैसे निकाला था? 32,70,000 वाला। 30 लाख हमारी फेस वैल्यू थी, और उसमें 3 लाख ऐड हो गया था, और माइनस हो गया था 30,000। चलो आगे लिखो। कंसेप्ट 9, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और बैंक लोन इसको हम लोग लिख रहे हैं KT से। KT से लिख रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ चुके हैं कि नहीं बेटा? पढ़ चुके हो। डेट में कौन कौन सी चीज आती है? लोन, डिवेंचर और बॉन्ड, 3 चीजें आती हैं। तो इसको दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं? दोबारा से इसलिए पढ़ रहे हैं, बताओ, बैंक से 10 लाख का लोन लिए हो, कितना वापस करोगे? इंटरेस्ट तो दोगे ही दोगे, प्रिंसिपल कितना दोगे? तो बैंक लोन में कभी नहीं होता कि प्रीमियम और डिस्काउंट लेगा बैंक, जितना लोन देगा उतना ही तो लेगा आपसे। तो उसकी कॉस्ट क्या होती है? वही इंटरेस्ट होता है। समझ आए? इसलिए अलग से लिख दिया। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का कंसेप्ट कहां आएगा? बॉन्ड में और डिबेंचर में, लोन में कभी नहीं आएगा। तो वही बात मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूं। लिखिए नीचे इसी के, नॉर्मली बैंक लोन is issued and redeemable at par and also issued cost. In such case can be taken nil. अब बताओ, डिवेंचर इशू, शेयर इशू करोगे तो 5% अंडर राइटर ले जाएगा, शेयर के केस में 2.5% ले जाएगा। बैंक लोन में कुछ फिक्स नहीं होता, मतलब उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। शेयर इशू, भाई शेयर इशू करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना होगा, बैंक लोन लेने के लिए थोड़ा ना एडवर्टीजमेंट करना है। जो पैसे वो लोग चार्ज करेंगे वही तो होगा, वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो उसको लगभग जीरो मान लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोटेशन कॉस्ट का कंसेप्ट यहां जनरली नहीं आएगा, सवाल में लिख दे तो अलग बात है। आई बात समझो बेटा? तो आप बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? KT बराबर इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। KT इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट।
ठीक है। अच्छा बताओ ये लोन लोन कैसा होता है? बैंक वाला लोन रिडीमेबल होता है कि इररिडीमेबल? कैसा होता है? रिडीमेबल होता है। तो रिडीमेबल का क्या फॉर्मूला होता था? अरे दो मेथड आते थे, अप्रोक्सीमेशन और, तो इसमें भी कौन सा लगना चाहिए? लेकिन वो तो मैंने लिखा नहीं। अब 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो इधर बताओ, अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला बताओ। इंटरेस्ट रेट 1 - टैक्स रेट, फिर मैच्योरिटी वैल्यू अपॉन 2 अपॉन, हाँ ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, बैंक जितना लोन देगा वही तो वापस लेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। और अब यहां देखो, ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर 10 लाख दिया तो 10 ही लाख तो वापस लेगा, तो इसका एवरेज फिर से निकल के वही 10 लाख आ जाएगा। समझ आया? अब इधर देखो, और अगर इंटरेस्ट अपॉन लोन लिखो तो ये इंटरेस्ट का रेट नहीं बन गया। अगर सारा इंटरेस्ट न्यूमरेटर में लिखा और नीचे क्या लिखा? लोन, तो ये क्या बन गया? इंटरेस्ट रेट। और ये क्या हुआ? 1 - टैक्स रेट। इसलिए फॉर्मूला क्या लिखवाया? इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टैक्स रेट। समझ आया? चलो एक छोटा सा एग्जांपल करा देता हूं रिवीजन टाइम पे, जिससे ध्यान रहे। लिखो, लोन अमाउंट 10 लाख, इंटरेस्ट रेट 10%, लाइफ 5 ईयर, टैक्स रेट 30%, कंप्यूट केटी फॉर टर्म लोन। केटी बराबर इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स रेट, मैच्योरिटी वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2, मैच्योरिटी वैल्यू नेट प्रोसीड्स बाई 2। अब अगर वैल्यू रखे तो 10 लाख का लोन लिया है, उसका 10%, टैक्स रेट 30% का दिया है, 10 लाख का लोन है, 10 लाख ही देना पड़ेगा, 5 साल उसकी लाइफ है। सेवन परसेंट आया। तो इतना कुछ ना करके अगर हम शॉर्टकट लगाते, केटी बराबर इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टैक्स रेट, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 1 - 30% का टैक्स रेट है, तो ये 7% सीधे आ जाता।
डन बेटा? अब आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसको कैलकुलेट करने के 8 अप्रोचेस हैं।